Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. सर एज यू नो डेट सर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा एक्सरसाइज एक चल रहा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे हम लोगों ने आपका इंट्रोडक्शन पार्ट किया, फिर जाके आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज सॉल्यूशंस किया। वो ख़त्म हो चुका है सर। और ये जो वीडियो है आपका जो आप देख रहे हो, अब इस वीडियो लेक्चर में खास करके इंट्रोडक्शन बताया जाएगा जो चैप्टर 9th, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है सर। अब वेटेज की बात कर लें तो जो ट्रिग्नोमेट्री है आपके क्लास 10th में, वो कुल 12 मार्क के वेटेज के साथ आता है, जिसमें दो दो चैप्टर होते हैं। पहला जो आप पढ़ चुके हो, मतलब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसका वेटेज 8 नंबर का था। और आप जो पढ़ने वाले हो सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री, इसका वेटेज 4 नंबर का है। आई थिंक बातें समझ में आ गई होगी। जो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन है उसका वेटेज 12 नंबर का है, जिसमें से 8 नंबर का 8वां चैप्टर था और 4 नंबर का 9वां चैप्टर है। ठीक है सर। तो क्यों ना इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाए और कॉन्सेप्ट को समझा जाए। ये खास करके इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। इसको बताने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे दिक्कत आने वाली है सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है सर। तो इस इंट्रोडक्शन को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। कैसे सर? एक स्टोरी देखो तो क्या है वो स्टोरी। आशा करते हैं वो स्टोरी बताने के बाद आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है। ठीक है। एक ड्राइंग कर रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा। सर ये क्या चीज़ है? देख लो, फिर ध्यान से देख लो। अभी बोलने का जरूरत नहीं है, अभी बोलने का जरूरत नहीं है, ध्यान से देख लो। ड्राइंग कैसा है बताना बाद में, कमेंट सेक्शन में तुम बोल सकते हो। ये खुश है, इसका नाम भी हैप्पी है। ठीक है। ये हैप्पी बच्चा, इसका नाम क्या है सर? हैप्पी है। इसका नाम ही हैप्पी है। हाँ जी सर। अब देखिए, यहाँ पे एक उड़ रही है पतंग। क्या सर? काइट। समझते हो कि नहीं? हाँ जी सर, समझते तो हैं। ठीक है। ऐसा कुछ डिजाइन होता है काइट का? जी सर, होता तो है। ये लड़का खड़ा है एक जगह और वहां से नीचे ढलकान है, जहाँ पे एक छोटी सी नदी बह रही है, या तो मैं कहूँ एक तालाब बह रहा है। तालाब जो है वो जो हमारा ग्राउंड लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे है। और यहाँ पे एक कमल का फूल खिला है कीचड़ में। तो क्या बात है, ये कमल का फूल तो बहुत जबरदस्त दिख रहा है। हाँ जी सर। ठीक है। ये लड़का यहाँ खड़ा है, कमल का फूल यहाँ दिख रहा है, काइट वहाँ दिख रहा है। जो सबसे पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपके आंखों से जो सीधी रे निकलती है, आपके आंखों से जो हॉरिजॉन्टल लाइन निकलता है जो कि सीधा होता है सर, एकदम सीधा एकदम सीधा, इसका नाम रखा गया है हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या है सर? हॉरिजॉन्टल लेवल। कहीं भी आप कहीं भी खड़े हो और आपकी आंख से जो सीधी जो रे निकल रही है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं? हाँ सर। ठीक है। जी सर। यहाँ पे मैं दो केस लेने वाला हूँ, इसलिए मैंने दो फिगर भी ड्रॉ किया। ठीक है। फर्स्ट केस की और चर्चा करें तो आपके आंखों से निकलने वाली जो रे है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है सर। ओके। और आप कोई भी चीज को देख रहे हो, चाहे वो नीचे है, चाहे वो ऊपर है, चाहे वो बाएं हैं, चाहे वो दाएं हैं, कहीं भी देख रहे हो। जैसे मान लेते हैं हम अभी कैमरा को देख रहे हैं, तो मेरे आंख और उस कैमरे के बीच की जो दूरी है, मेरे आंख और उस कैमरे के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। आई थिंक बातें समझ में आ रही है? हाँ सर। क्या उसकी मेरी आंख एक सेकंड अभी ये जो हैप्पी है वो क्या कर रहा है? देख रहा है काइट को। कहाँ देख रहा है सर? ये देख रहा है काइट को। तो ये इसकी आंख और उस ये जो काइट है उसकी बीच की जो दूरी है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है सर। हाँ जी सर। आप कहीं भी देखिए, वो डिस्टेंस जो बनेगा आपके आई से और उस चीज पे जहां आप देख रहे हैं, उस रे को बोलेंगे, उस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है सर। हाँ जी सर। अब देखो, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से देख लिए बच्चे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। पहला एंगल समझ में आ गया? हाँ जी सर। ये हमारा पहला केस था। ठीक है। ठीक है सर। अब उसको भूल जाओ, अब नीचे देखो। अब आप ऊपर नहीं देख रहे हो, अब आप देख रहे हो कहाँ पे? इस कमल के पौधे की तरफ देख रहे हो। ठीक है सर। हाँ जी सर। अब कहाँ देख रहे हो आप? इस कमल के पौधे को देख रहे हो। ठीक से देखो, देख रहे हो? हाँ सर। तो उस हॉरिजॉन्टल लेवल जो कि आपकी आंख से हमेशा सीधी रे निकलती थी वो, और मैंने आपको भी कहा है कि आप किसी भी चीज को देख रहे हो तो आपकी आंख और उस चीज के जो बीच की जो रे है, जो लाइन है, उसको लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। ठीक है सर। तो मतलब सर इसको भी लाइन ऑफ साइट कहा जाएगा? हाँ जी सर।
ठीक है। अब देखो, अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल रहा और ये रहा लाइन ऑफ साइट। ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। सर यहाँ पे दो दो एंगल के बारे में बात हो रही है। पहला केस था हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर जो लाइन ऑफ साइट बनता है, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्क कितना है इन दोनों एंगल्स में कि हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर जो लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल, इसके बीच में एंगल बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और सर ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कभी भी ये फॉर्म कब होगा, जब ये हॉरिजॉन्टल लेवल और ये जो लाइन ऑफ साइट है उसके नीचे बनेगा ना, लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के जो ये जो एंगल होगा उसके बीच का, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि आप नीचे देख रहे हो तो आपके आंख और उस हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि आप ऊपर देख रहे हो और आपके आंख और उस एंगल लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूँ, एक ट्राइंगल यहाँ बन गया। अगर मैं यहाँ लाइन खींच दूँ तो यहाँ भी एक ट्राइंगल बन गया जो कि 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है सर, ये दो चार बातें थी जो आपको समझनी जरूरी थी। सर क्या क्या, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, जो आपके आंखों से रे निकल रहा है सीधा सीधी रे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है सर। आप कोई भी चीज़ को देख रहे हो तो वो जो रे है आपके और उस चीज़ के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, चाहे आप कहीं भी देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, हमेशा वो लाइन ऑफ साइट ही कहेगा। बात रही दो एंगल्स की, कौन कौन सर, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि आप ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर आप नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी सर। अगर इसका डिफिनेशन लिखा दिया जाए तो बच्चे को और बेहतरीन तरीके से समझ में आ सकता है, जैसा मुझे लगता है। तो ठीक है सर, चलिए एक डिफिनेशन इसका लिखते हैं। तब तक मैं क्या करता हूँ, इसको रब करता हूँ, आप इसको लिखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है सर, मैंने आपको जो भी चीज़ बताया है उसके ऊपर एक डिफिनेशन बता दूं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है आपका। क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तब तक सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है जी सर। तो सर जो फर्स्ट मैं डिफिनेशन बताने वाला हूँ वो आपका है हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर कि सर हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है। ठीक है, देखो लिखो द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन passing through the eye of observer। वो जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हो, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द आई ऑफ ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है, मान लेते हैं हम हैं। तो मेरे आंखों से जो सीधी रेखा निकल रही है, सीधी रे निकल रही है, उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। वो हमेशा सीधी रहेगी, चाहे मैं छत पे हूँ चाहे मैं नीचे हूँ, हमेशा आंख से एक सीधी रेखा निकलेगी, उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, समझ में आ रहा है जी सर? आप नीचे काहे नहीं देख रहे हो, आंख से हमेशा जो सीधी रे वो तो हमेशा रहेगी, आप कहीं भी देख रहे हो। ठीक है, ऊपर देख रहे हो तब पर भी जो यहाँ से निकल रही है वो यहाँ से ही निकलेगी सीधी रे, और उसी को ही बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है सर, उतना समझाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया हम सबको। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एक है, एक टर्म है लाइन ऑफ साइट। ये काफ़ी बच्चे को दिक्कत करती है। ये टर्म है कुछ भी नहीं, छोटू सा एक टर्म है। सर ये क्या है लाइन ऑफ साइट? द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट। हाँ जी सर, वो जो डिस्टेंस है ना, वो जो दूरी है ना आपके आंखों के बीच, आपके आंखों के बीच और आप जिस चीज़ को देख रहे हो उस चीज़ के बीच, वो जो डिस्टेंस है वही आपका लाइन ऑफ साइट होता है। चाहे आप नीचे देख रहे हो चाहे ऊपर देख रहे हो, हमेशा वो जो डिस्टेंस होगी आपके और उस चीज़ के बीच में, उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। आई थिंक बातें समझ में है यहाँ से। थर्ड टर्म क्या है सर? वही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन सर ये क्या है, ये थोड़ी सी हमें समझ में नहीं आई जब आप समझा रहे थे। तो आशा करते हैं बच्चे हमने ऐसा समझाया कि समझ में तो आ जाना चाहिए, लेकिन तब पर भी आप देख लो
डेफिनेशन देख लो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। दोबारा मैं एक बार इस पर रिकॉल करवा दे रहा हूँ। तो सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? तो द एंगल formed between horizontal level and the line of sight। अगर मैं डिफिनेशन को यहाँ तक लिखता हूँ तो ये डिफिनेशन गलत हो जाएगा, इसमें एक चीज़ और ऐड करना है। तो क्या? द एंगल फाउंड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द लाइन ऑफ साइट दैट इज अपर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, वो जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल और उस लाइन ऑफ साइट के बीच में, जो कि हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर वाला लाइन ऑफ साइट। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनो। लाइन ऑफ साइट दो केस में भी दोनों केस में बनता है। अगर आप नीचे देख रहे हो तब पर भी आपको लाइन ऑफ साइट ही बनेगा, आपके आंख और उस चीज़ के बीच में। अगर आप ऊपर कोई चीज़ को देख रहे हो तब पर भी आपके आंख और उस चीज़ के बीच में लाइन ऑफ साइट ही बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है? वो हॉरिजॉन्टल लेवल, और आप जो लाइन ऑफ साइट मतलब आप जो चीज़ देख रहे हो वो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर वाला चीज़ देख रहे हो, तो वो जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है? ठीक है सर, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ गए? हाँ जी समझ गए। क्या रब करना पड़ेगा नीचे वाले लिखने के लिए? क्या रब करना पड़ेगा? सर थोड़ा सा ऊपर लिखते तो हो जाता। चलिए कोई बात नहीं। एक आपको तो ऊपर वाला समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, तो मैं इसको रब कर दूँ आपकी आंखों के सामने। सर ये जुल्म मत करिए, थोड़ी देर और रहता तो क्या जाता आपका, स्क्रीनशॉट लेने में सुविधा होता है एक ही साथ में। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा कष्ट आप भी काट लीजिए सर। ठीक है सर, अब क्या बच गया सर? आखिरी टर्म एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये मैं दोबारा से समझा दूं डेफिनेशन के साथ कि क्या होता है। डेफिनेशन इसका सेम टू सेम इसी की तरह है, बस एक एक वर्ड का फर्क है सर। क्या है देख लो। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द line of sight that is lower to the line horizontal level। देखो, इस डिफिनेशन में और इस डिफिनेशन में फर्क बस एक एक वर्ड का है। यहाँ लोअर लिखा हुआ है, यहाँ अपर लिखा हुआ है। ध्यान से आप देख सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो। तो सर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? तो हॉरिजॉन्टल लेवल अगर आप नीचे देख रहे हो, अगर मैं छत पे खड़ा हूँ, नीचे एक बच्चा खड़ा है, मैं उसको देख रहा हूँ, तो आंख से तो हमेशा सीधी रीडिंग निकलती है, उसको हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं, वो तो फिक्स हो चुका है। और आपके आंख और उस बच्चे के बीच में एक डिस्टेंस बनना, एक लाइन बनना, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लेकिन इस बार जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे है। लोअर मैंने लिखा, लोअर लिखा है, नीचे है। तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर समझ में आ रहा है। तो ये कुछ चार डिफरेंसेस जो आपको समझना बहुत जरूरी था। इसके बाद हम कुछ फार्मूलेस के ऊपर में बात करने वाले हैं, तब तक आप इसे लिख लो। ठीक है, लिख लो और समझ लो। ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया होगा और समझ भी लिया होगा कि क्या कैसे हो रहा है। इंट्रोडक्शन इतना ही है, आप फार्मूला के ऊपर कुछ बातें कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि चैप्टर 8 छोड़ के डायरेक्ट 9th पे जंप करते हैं, चैप्टर 9 पे जंप करते हैं, और उन्हें लगता है चैप्टर 8 को सॉल्व किए बिना, उसके फार्मूला को याद किए बिना आप 9th सॉल्व कर लोगे, 9th चैप्टर सॉल्व कर लोगे। तो वो गलत फहमी में है। ठीक है, 9th चैप्टर सॉल्व करने के लिए चैप्टर 8 का कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा, चैप्टर 8 के फार्मूलाज लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो कि चैप्टर 8 को जंप करके यहाँ पे आए हो, उसके लिए जो फार्मूला बताया जा रहा है खास करके उसी के लिए है। वैसे अगर आप चैप्टर 8 पढ़ के आओ तो आप वीडियो देखने की कोई फायदा नहीं है। मैं फार्मूलाज बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से फार्मूलाज लगेंगे, इस चैप्टर में किस फार्मूलाज की जरूरत है, जिससे आपको ये चैप्टर आसानी से निकल जाएगा। तो वो सारे बच्चे जो कि डायरेक्ट जंप करके आए हो वो देख लो,
गधे वो भी पढ़ लो, ये भी तो पढ़, क्या करोगे तुम? पढ़ोगे जाके चैप्टर 8 पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। वैसे यहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ, क्या करोगे? अब जम कर लियो तो देख लो। ठीक है, ठीक है सर, वो कौन से फार्मूले हैं जो कि आप हमें बताने वाले हो? ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है सर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोस, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोस। तो मैं कुछ रेशियोस बताने वाला हूँ आपको, जिस इस चैप्टर में खास करके जो होता है। जैसा कि मैंने एक ट्रिक बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस याद करने के लिए, उससे पहले आप ये देख लो कि आपको कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस याद करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला तो आप साइन थीटा का फार्मूला याद कर लो, फिर कॉस थीटा का, फिर टेन थीटा का, और एक और कॉट थीटा का। सर इसको आपने यहाँ क्यों लिखा, बताऊंगा क्यों लिखा। एक ट्रिक है इसका फार्मूला याद करने के लिए। ठीक है, तो ट्रिक क्या है सर, यहाँ देख लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे लिख देने का है, बीच में एक लाइन खींच देने का है। दिख रहा है सर? हाँ जी सर, दिख तो रहा है। ओके, ऐसे करके गोला में अलग अलग कर लेना तीनों को। हाँ जी सर, हमने कर लिया। जो पहला पी अपॉन एच दिख रहा है वो साइन थीटा का फार्मूला है। ठीक है, जो सेकेंड फार्मूला दिख रहा है बी अपॉन एच वो हमारा कॉस थीटा का फार्मूला है। जो थर्ड फार्मूला दिख रहा है पी अपॉन बी वो हमारा टेन थीटा का फार्मूला है। और टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, मतलब तुम बी अपॉन पी लिखोगे तो कॉट थीटा बन जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा का अपोजिट करोगे तो वो होता है कॉसेक थीटा, मतलब कि साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी होता है। और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, मतलब कि सर कॉस थीटा का फार्मूला बी अपॉन एच है तो सेक का एच अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है उतनी, ये नहीं पूछा जाता उतना। मेनली साइन कॉस टेन और कॉट पूछा जाता है। अगर फार्मूला नहीं आता है तो यहाँ से याद कर लो। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, साइन थीटा का फार्मूला होता है सर पी अपॉन एच, कॉस का होता है बी अपॉन एच, टेन का होता है पी अपॉन बी। और मैंने जैसा कहा कि टेन थीटा जो है, ये जो कॉट थीटा है, टेन थीटा का अपोजिट है। क्या है सर? अब अपोजिट है, कहने का मतलब है अगर टेन थीटा पी अपॉन बी है तो कॉट हमारा बी अपॉन पी हो जाएगा, इसी को बोलते हैं अपोजिट। यहाँ से नहीं याद कर पाओगे, ऐसे में कुछ दिक्कत हो तो ये वाला ट्रिक अपना लेना। साइन का देखो पी अपॉन एच लिखा हमने, फिर बी अपॉन एच, फिर पी अपॉन बी, उसका उल्टा कर दोगे तो कॉट आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद करने पड़ेंगे इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। और एक बात देख लो, और एक बातें हैं छोटी सी, एक टर्म है या तो बोले कुछ स्पेसिफिक एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए गए हैं बच्चे, वो याद कर लेना बेटे। क्या है सर वो? जिसको प्यार से हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल। काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे नफरत होगा, है कि नहीं? सर नहीं, हमें तो इससे प्यार है। और ठीक है, प्यार है, अच्छी बात है। इसमें खास करके साइन थीटा का जितना भी एंगल है 0 डिग्री पे हो, चाहे वो 30 डिग्री पे हो, चाहे वो 45 डिग्री पे हो, चाहे वो 60 डिग्री पे हो, चाहे वो 90 डिग्री पे हो, याद होना चाहिए कि इसकी सर साइन थीटा का याद कर लोगे आप, कॉस का याद कर लोगे, कॉस का नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, तुम कॉट याद कर लो, तुम क्या करो टेन याद कर लो, और ठीक है तुम कॉस भी याद कर लो। तो ये चारों ऐसे हैं जिनका स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यूज क्या है वो याद होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया होगा, चैप्टर 8 में जाके देखो, वहाँ से याद कर लो। नहीं तो मैं यहाँ पे फोटो दे रहा हूँ, वो देख लो, उसको जूम आउट कर लेना, या तो मैं लिंक में फोटो दे दूंगा, वहाँ से देख लेना, पर देख लेना, याद कर लेना। ठीक है, चैप्टर 8 में जाओगे, अपने एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिखेगा जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 के 6 डिफाइन किए गए हैं। साइन थीटा 0 डिग्री पे सर कितना होता है? 0। सर 13 पे 1/2। सर 45 पे कितना होता है सर? 1/√2। सर 60 पे √3/2। सर 90 पे 1। ठीक है, ऐसे करके सारे के सारे पे डिफाइन है। तो मैं बस एक झलक आपको दिखा दूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होना चाहिए, जिससे आप क्या करोगे, आगे बढ़ सकते हो इस चैप्टर को। अगर आपने 8 नहीं पढ़ा तो ये फार्मूलाज याद करके आप 9th को सॉल्व कर सकते हो, इसलिए बताया गया खास करके। सर इस चैप्टर पे फार्मूला के बेसिस पे कैसे कैसे सवाल आएंगे? ठीक है, मैं काम करता हूँ, एक सवाल यहाँ पे बता देता हूँ जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सवाल को बताऊंगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है सर।
सर ये रहा उस पे एक सवाल कि वो जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें मैंने कुछ फार्मूलाज बताया अभी कि उस पे ऊपर के बेस्ड सवाल इस चैप्टर में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक झलक है आपके लिए, एक सवाल, एक झलक है। सवाल को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। सर सवाल बहुत लंबा है क्या? हाँ जी सर, लंबा तो है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। आ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। मान लेते हैं ये ग्राउंड है, इस पे हमारा एक जो टावर है वो खड़ा है। ये हमारा एक टावर है जो कि एक ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं ये ग्राउंड है और इस पे एक जो टावर है वो खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर के फुट से जमीन पे 15 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है। कितने सर? तो 15 मीटर की दूरी पे, 15 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, ठीक है। हाँ जी सर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट और उस ये जो हमारा एक टावर है इसके टॉप, ये इस पॉइंट और इस टावर के टॉप के बीच में ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि यहाँ फॉर्म होगा वो हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। अब सर आप कैसे समझे कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं पे होगा? तो एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ होता है और लाइन ऑफ साइट जब भी हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हो तो जो एंगल बनता है वो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पाया गया है, 60 डिग्री। तो ऐसे मान लें कि ये हमारा अगर ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारा लाइन ऑफ साइट है, ये जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा। तो मैंने इसीलिए इसको 60 डिग्री लिया है, ठीक है। इसका बेस की जो दूरी है वो फिर 15 मीटर की है। आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है? तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट क्या है वो फाइंड करो। क्या फाइंड करना है? इस टावर का हाइट कितना होगा वो फाइंड करो ग्राउंड से, ठीक। उससे पहले आप देख रहे हो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। एक राइट एंगल में अगर इसको ऐसे करके रब कर दूं, फालतू चीज कर अगर मैं रब कर दूं तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जहाँ पे यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और जो हमारा वर्टिकली जो लाइन है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जैसे कि पता होगा। जो हमारा नीचे वाला लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टली होता है उसको बोलते हैं बेस। और जो हमारा साइलेंट लाइन है जो कि लेटा हुआ लाइन है, थोड़ा सा कुछ एंगल में झुका हुआ है, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। PBH ये तो पता होगा क्योंकि आप चैप्टर 8 पढ़ के आए हो। हाँ जी सर पता है। अब देखो हमें इसमें किसकी जरूरत है? हमें बेस दिया हुआ है, एक एंगल भी दिया हुआ है, और ये पी निकालने की बात हो रही है। मतलब इस जो टावर है उसकी हाइट निकालने के लिए बात है। अगर पी निकालें तो इस टावर का हाइट भी निकल जाएगा ग्राउंड से। हाँ जी सर। तो ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या जिसमें पी और बी का काम होता हो? हाँ सर है तो। टेन थीटा में सर आता है, टेन थीटा बराबर होता है पी अपॉन बी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को पी निकालना है, बेस दिया हुआ है और एंगल भी दिया हुआ है। तो एंगल कहाँ लिखना है? टेन का टेन लिखोगे, जो थीटा है ना वही हमारा एंगल होता है, एक्यूट एंगल। तो उसके जगह 60 डिग्री आराम से लिख लोगे। सर पी क्या है वही तो निकालना है, अपॉन सर बेस क्या है 15 दिया हुआ है, ओके ठीक है सर। अगर आपने उस जाके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में एंगल्स याद कर लिए होंगे, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए गए थे, तो आप जाके टेन 60 का वैल्यू अभी बता पा रहे होंगे। बाय द वे नहीं बता पा रहे होंगे, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है कि 1060 का जो वैल्यू है वो √3 है। हाँ जी सर। G = P/H लिखो आराम से। अगर हम कोना कोनी गुना करें पी को नीचे वाले सर, नीचे में तो कुछ नहीं है, अरे बट्टे वन तो है छुपा हुआ, तो पी गुने पी होगा बराबर, ठीक है। सर यहाँ पे एच का है दे दिए, 15 है तो 15 ना दीजिए। हाँ जी सॉरी, गलती हो गई हमसे। और 15 और √3 को इंटू करोगे तो 15 √3 आएगा। सर किस में है? मीटर सेंटीमीटर किस में है? अब मीटर में है बच्चे, देख लो मीटर में है। सर दिख तो नहीं रहा, अरे लो देखा, हाँ सर दिख गया। तो ये जो पी निकलेगा परपेंडिकुलर वो भी हमारा मीटर में होगा। तो लिख सकते हो इसीलिए ये जो पी निकला कितना निकल गया सर? 15 √3। तो लिख सकते हो इसीलिए द हाइट ऑफ दिस टावर। सर आपका आवाज अरे ऐसा ही है। सर वो कितना निकल गया? 15 √3 मीटर। सर यही आंसर हो जाएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। तो इसी टाइप का कुछ सवाल बचकाने सवाल आएंगे इस चैप्टर में जो कि आपको आराम से बन जाएंगे सर, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ फार्मूला भी बताया है। आशा करते हैं सारा वीडियो लेक्चर ही समझ में आ गया होगा आपको। मैं ना ही मैंने फार्मूलाज के बारे में कहा, ना ही मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा, डायरेक्ट ये वीडियो ही समझ में आ गया आपको, ठीक है। हाँ सर फालतू की बात बंद करें और ज़्यादा हम लोग सवाल सॉल्व करने के लिए और लगाने के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए कुछ तो करना पड़ेगा सर, क्या वही हमारा टेक केयर, बाय बाय।